अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब मुझे सुनाई नहीं दिया किसी से। तकरीबन हमारे सामने 100-200 लोगों का मजमा है यहाँ पर। चलो फिर एक बार करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। असल में मगरिब का वक्त हो चुका है खाने का। कई लोगों का इसके बाद नज़्म होता है कि फ़ौरन मगरिब के बाद खाना खा ले। और हमारा प्रोग्राम चूँकि 5 बजे शुरू होना था, मगर इंडियन टाइमिंग है, हम सब लोग जानते हैं 5 बजे हम थोड़ी शुरू करेंगे। सबको पता था 5 बजे प्रोग्राम है तो बराबर मगरिब के बाद प्रोग्राम होना है या नहीं? पता था या नहीं? देखिए, असल में हम जब बात करते हैं ना, हमें एक आदत पड़ चुकी है कि स्पीकर बोलता रहता है, हम अपने जगह बैठे हुए रहते हैं। यानी फिर जब घर जाएंगे, जब पूछा जाएगा तो कहाँ गए थे? कहीं भी नहीं। क्या लेकर आए? कुछ भी नहीं। तो हमें इस तरह का हाल यहाँ पर करना नहीं है। हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ थोड़ी सी बातचीत करनी है, इंटरेक्शन करने हैं। वरना अगर आपको सिर्फ स्पीच ही सुननी होती तो आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब आप खोल लो, आपको दुनिया का कोई भी माहिर से माहिर स्पीकर मिलेगा। फिर इतना खर्चा करके इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि हमें एक दूसरे से बात करनी है, समझना है, इंटरैक्ट करना है और चीजों को आगे बढ़ाना है। तो आप लोग, अभी मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट, ज्यादा से ज्यादा मैं 30 मिनट बात करूंगा। और इस बात में अगर आपको भी एक्टिव रहना है, मैं जो कह रहा हूं अगर आपको उसमें हिस्सा बनना है, कुछ घर अपने लेकर जाना है, तो आप मेरे साथ इंटरैक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे सब लोग? मेरे सवालों का जवाब देंगे, बात करेंगे? ठीक है, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और मेरे अजीज दोस्तों, खुसूसी जो मजले गांव का ये जो अवाम है, इससे पहले मैं यहाँ के एक फार्मा कॉलेज में आकर जा चुका हूँ और दूसरी मरतबा जब मुझे यहाँ पे इनविटेशन मिला, असल में मैं उम्रा गया हुआ था, एक तकरीबन 1.5 हफ्ते पहले मैं उम्रा से लौटा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जैसे ही आया तब मुझे पता चला कि सर मुझसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमारा सर से डायरेक्टली कांटेक्ट हुआ और आपके सामने हाजिर होने का मौका मिला। तो इस ड्यूरेशन के बीच में जब मैंने मजले गांव के ताल्लुक से थोड़ी सी बातें मालूम करने की कोशिश की, क्योंकि अब किसी नए शहर में जाना है तो वहाँ का होमवर्क भी होना थोड़ा ज़रूरी है, ताकि आप लोगों से उतना इंटरेक्ट कर सके, आप लोगों से उतना जुड़ सके। तो मुझे यहाँ से इतने पॉजिटिव रिव्यूज मिले और उस पॉजिटिव रिव्यूज का आज मेरे आंखों के सामने जो मैं नज़ारा देख रहा हूँ मजमे के तौर पर, तो बेशक दिल खुश हो गया। तो मैं यहाँ के हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स को सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ इस कामयाब इनिशिएटिव के लिए। मैं सलमान खान सर को भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग 30 डेज प्रोग्राम। दोस्तों, यहाँ पे जैसे मुझे खड़ा किया गया है आप सभी के सामने एज ए चीफ गेस्ट, मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूंगा, उसमें से कुछ चीजें हम इंटरेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे और मैं ये कोशिश करूंगा कि अपने इस 20-25 मिनट के बाद के अंदर से मैं कुछ ना कुछ हर किसी को यहाँ से देकर जाऊं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे किसी बिजनेस से ताल्लुक रखता हो, किसी पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए होंगे, कुछ ना कुछ आप तक पहुंचे, इसके मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक शेर के साथ अपनी स्पीच की शुरुआत करता हूं, जो असल में अल्लाह ताला से मेरी एक दुआ है और अक्सर मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 200 सेशंस में कर चुका हूं। मैंने जहां जहां गया मैं इसी शेर से मैंने अपने इस बात की शुरुआत की, जो असल में अल्लाह ताला से मेरी एक दुआ है कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना, और गुफ्तगू सिखाई तूने नहीं तो मैं गूंगा था, अब जो बोलूं तो बातों में असर भी देना। सबसे पहले मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर हम दुनिया के अंदर देखें, दुनिया के सराउंडिंग के अगर अंदर हम देखें, तो एक बात हमें समझ में आती है कि इंसान के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, यानी जानवर हैं, चरिंदे परिंदे हैं, ये सब कोई अपने मां के पेट से कुछ इल्म सीख कर आता है। कैसे इल्म सीख कर आता है कि जब एक बिल्ली पैदा होती है तो बिल्ली को आपको यह बताना नहीं पड़ता कि तुम्हारी गिजा ये गोश्त है। बिल्ली को यह पहले से मां के पेट से पता है कि उसकी गिजा गोश्त है, और बिल्ली, अगर आप बिल्ली के सामने घास रख दो तो बिल्ली घास कभी नहीं खाएगी। उसी तरह अगर एक बकरी का बच्चा है, बकरी का बच्चा गोश्त कभी नहीं खाएगा। खाते हुए देखा है अपने बकरी के बच्चे को? कभी गोश्त खाते हुए देखा है? नहीं देखा, क्योंकि बकरी का बच्चा अपने मां के पेट से यह सीख कर आता है। बकरी को उसको एजुकेशन ट्यूशन तो नहीं देती ना हम जैसा, बराबर है?
कि बकरी को किसी ने ट्यूशन दिया है, कि उसको किसी कॉलेज में सिखाया गया कि तुम्हें गोश्त नहीं खाना है, तुम्हें सिर्फ घास ही खानी है, बल्कि अल्लाह ताला ने यह इल्म उनको पैदाइशी दिया है। उसी तरह से जब एक मुर्गी का बच्चा पैदा होता है, जब वो पहली मर्तबा अपने अंडे से निकला है, उसको एक कंकर के अंदर और एक दाने के अंदर फर्क उसको पता है। वो जानता है ये कंकर है, वो जानता है ये दाना है, और ये दाना मेरी ग़िज़ा है। तो इंसान के अलावा दुनिया में जितने भी जिंदा चीजें हैं, उन सबको पता है, उन सबके पास एक नॉलेज है। मगर इंसान ये वाहिद ऐसी मखलूक है, जब ये अपने माँ के पेट से पैदा होता है ना, तो इसको किसी चीज का कोई इल्म नहीं होता। इंसान पूरा एक कोरे कागज की तरह अपने माँ के पेट से पैदा होता है। अगर एक बच्चे को अगर हम एक ऐसी जगह छोड़ दिए कि जहां पे उसको कोई एजुकेशन नहीं मिले, उसको कोई तालीम नहीं मिले, तो वो बच्चा बिल्कुल ब्लैंक पेपर के जैसा रह जाएगा। जब वो एक माशरे के अंदर रहता है, शुरू में वो अपने माँ बाप से सीखता है, फिर अपने उस्तादों से सीखता है, फिर माशरे से सीखता है, फिर तजुर्बात से सीखता है। और अगर उसको ये हालात नहीं मिले तो वो बिल्कुल कोरे कागज की तरह रहेगा। मगर उसी के इल्म के लिए, उसके इल्म के इंतजाम के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा कि आदम अलैहिस्सलाम से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इंसान को जिंदगी का हर एक चीज, जिंदगी का हर एक छोटा से छोटा मसला ये अंबिया अलैहिस्सलाम ने इंसान को सिखाया, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर वो मुकम्मल हुआ। अब यहां पे एक चीज हमें समझनी है कि एक जानवर की जो जिंदगी होती है, वो जानवर की जिंदगी मुख्तसर है। मिसाल के तौर पे एक जानवर पैदा हुआ, एक बकरी का बच्चा, एक बिल्ली का बच्चा, एक मुर्गी का बच्चा, हमको पता है वो पैदा होगा, अपने जिंदगी में इतने पॉइंट्स या इतना किलोग्राम्स वो खाना खाएगा, उससे कुछ ना कुछ इंसानों का फायदा होगा, और उसके बाद वो इस दुनिया से चला जाएगा। ये उनकी जिंदगी का एक पैटर्न है। मगर इंसान एक ऐसी मखलूक है कि एक बच्चा जब अब उसके माँ के पेट से पैदा होता है, ये अपने जिंदगी में किन बुलंदियों को हासिल करेगा, ये दुनिया का कोई इंसान इसका तस्वुर नहीं कर सकता। फिर चाहे वो किसी एक बड़े अमीर बाप के घर में पैदा हुआ हो या किसी गरीब मजदूर के घर में पैदा हुआ हो। तो दोस्तों, जब इंसान क्या करता है, जब इंसान पैदा होता है ना, तो शुरू में वो अपने बचपन से लेके 7-8 साल की उम्र तक वो अपने माँ बाप को देखता है, अपने आसपास को देखता है, और जैसे अपने माँ बाप करते हैं, अपनी माँ किस तरह से बात कर रही है, बाप किस तरह से बात कर रहा है, वो हम जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं, बेटे अल्लाह बोलो, बेटे ए फॉर एप्पल बोलो, बेटे अलिफ फॉर अल्लाह बोलो। तो ये सभी चीजें क्या होती हैं, उसको माँ बाप से उसको सिखाई जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करता है, अपने ऑब्जर्वेशन से वो सीखना शुरू करता है। जब एक 7 साल की उम्र आती है अप्रोक्सीमेटली, उसके बाद उसको स्कूल की तालीम उसको मिलना शुरू होती है, और उस वक्त बच्चा क्या कर रहा होता है, जो उसको टीचर्स सिखा रहे होते हैं वो सीखता चला जाता है। ऐसे करते करते हाई स्कूल की उम्र आ जाती है, और जब बच्चा एक हाई स्कूल के उम्र में आता है, अब इस वक्त बच्चे को यह समझ में आना शुरू हो चुका होता है कि दुनिया में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सभी चीजें बच्चे उस वक्त अपने इल्म से सीखना शुरू कर देता है। और जब इंसान इस हालत तक आता है, इस उम्र तक आता है, अंग्रेजी जबान में उसको टीन एज कहते हैं। क्या कहते हैं? टीन एज। टीन एज किसको कहते हैं? यानी जो नंबर्स हम गिनते हैं 13, 14, 15, ऐसे जो 19 तक का जो नंबर है, ये टीन एज वो एज होता है जहां पे बच्चे के सामने पूरी दुनिया खुली होती है, पूरा नॉलेज के दरवाजे खुले होते हैं, और अब वो क्या करेगा, अपने जिंदगी में क्या बनेगा, किस रास्ते पे जाएगा, अच्छा इंसान बनेगा, बुरा इंसान बनेगा, कैसा इंसान बनेगा, ये सभी चीजें उसके इस टीन एज में वो सीखना शुरू कर देता है। अब इस टीन एज के अंदर सबसे पहले क्या होता है, इंसान के सामने जो कुछ भी वो सीख रहा है, चाहे उसके हॉबीज हो, चाहे उसको स्कूल में पढ़ाए जाने वाला इल्म हो, जो कुछ भी वो सीख रहा है, अभी उसको वो इल्म 2 तरह का लगना शुरू होता है। एक इल्म वो है जिसको हम कहेंगे इरिटेटिंग, और दूसरा इल्म वो है उसको हम कहेंगे एंटरटेनिंग। पहला क्या कहेंगे? इरिटेटिंग। दूसरा क्या कहेंगे? एंटरटेनिंग। इरिटेटिंग क्या होता है, कोई बताएगा मुझे इंग्लिश का अल्फाज का इसका माने क्या होते हैं? व्हाट इज एन इरिटेटिंग नॉलेज या इरिटेटिंग थिंग्स? परेशान करने वाली चीजें, बराबर है, परेशान करें। इरिटेटिंग किसको कहते हैं? जो चीजों को करने में इंसान को मशक्कत होती है, परेशानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड में जब बच्चा आता है, तो उस वक्त उसको सीखने में क्या होता है कि मुझे अभी मराठी भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, उर्दू भी पढ़ना है, मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है। बच्चे की साइज इतनी है, बोझा, बैग का बोझा इतना बड़ा है। आज तो ये हालत हम देख रहे हैं ना,
बच्चा इतना सा लगता है, उसका बैग इतना बड़ा लगता है, ऐसे लगता है कि इसके ऊपर कितना बड़ा बोझा डाला हुआ है। तो हम जब बच्चों को इसका फ्यूचर नहीं पता होता कि ये चीजों का पढ़ के हमको करना क्या है, तो उस वक्त वो पढ़ाई उसको कैसी लगती है? इरिटेटिंग, यानी मुझे बहुत इरिटेटिंग हो रहा है, बार बार मुझे मशक्कत हो रही है, ये चीजें याद करनी है, ये चीजें याद करनी है। और उसके अलावा दूसरी कोई नॉलेज है, वो है एंटरटेनिंग नॉलेज। एंटरटेनिंग मीन्स व्हाट? अगर आपको कोई खेल खेलना है, चाहे कोई क्रिकेट खेल रहा हो, कोई फुटबॉल खेल रहा हो, चाहे कोई मोबाइल गेमिंग खेल रहा हो, ये भी तो सीखना पड़ता है या नहीं पड़ता? सीखना पड़ता है ना ये सब चीजें। किसी को क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, गेमिंग्स खेलनी है, मगर इंसान क्या करता है? बड़े जोर और शौक से इसको चीजों को सीखता है। आपको कभी कोई मोटिवेशन लेक्चर लेना पड़ेगा किसी बच्चे के लिए कि उसको बताएंगे कि क्रिकेट में इतना करियर है, ये करो? नहीं, इस खुद जाके सीखेंगे, खुद जाके करेंगे। क्यों? क्योंकि वो करने में क्या हो रहा है? एंटरटेनमेंट आ रहा है, मजा आ रहा है। तो दो तरह के इल्म कौन से हो गए? एक वो चीज है जो थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा है क्योंकि हम उसका मुस्तकबिल नहीं जानते, और एक वो है जो एंटरटेनिंग है, यानी उस वो करने में हमको मजा आ रहा है। मगर अक्सर क्या होता है कि जो इरिटेटिंग चीज होती है वो कुछ वक्त के लिए इरिटेटिंग होती है, मगर वो जो पढ़ाई, फॉर एग्जाम्पल जो पढ़ाई की हम बात कर रहे हैं, वो पढ़ाई कुछ वक्त के लिए इरिटेटिंग है, मगर आगे चल के मुस्तकबिल में वही आपको एक अच्छा इंसान बनने में, अपने ज्यादा पैसे कमाने में, अपनी जिंदगी को एक आला मकाम पर ले जाने के लिए लॉन्ग टर्म में आपको उसका फायदा होगा। वही जो एंटरटेनिंग चीज है, अगर आप बार बार उसी को करने में लग गए तो प्रॉब्लम क्या होगा कि वही चीजें करने की वजह से लॉन्ग टर्म के अंदर आप एग्जाम में फेल हो जाओगे, फिर आप कोई अच्छा करियर नहीं कर पाओगे। अच्छा करियर नहीं कर पाओगे तो अच्छी जिंदगी नहीं बिता पाओगे, क्योंकि आपको करियर के थ्रू बाद में आप जो अपने इनकम सोर्स, जो आपको पैसा कमाना है, वो आपके सामने कोई जरिया नहीं बचेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि जब इस टीन एज के अंदर जब बच्चा आता है ना, तो ये उम्र होती है जब इंसान क्या करता है, या तो वो अपनी जिंदगी बनाता है या अपनी जिंदगी बिगाड़ देता है। और अक्सर ये टीन एज का ही जो वक्त होता है, जो वक्फा होता है, ये वो वक्त है जहां पे बच्चों को सही गाइडेंस मिलना, सही तालीम मिलना बहुत जरूरी है। और आज का ये पूरा प्रोग्राम और इस प्रोग्राम के पीछे जो एक महीनों की मेहनत है और कई सालों की जो सोच है, ये इसी वजह से है कि इस भटकने वाली उम्र में, जो खुसूसी 8 स्टैंडर्ड टू 12 स्टैंडर्ड जब बच्चा उसके अंदर होता है, इस उम्र में बच्चों को सही तालीम मिल सके, इसलिए ये पूरा प्रोग्राम हमने किया है। मैं आपको इसकी एक मिसाल बताता हूं कि एक आप इमेजिन करो मेरे हाथ में एक बरनी है या एक मग है, समझ रहे हैं आप? इमेजिन करो मेरे हाथ में एक मग है, एक या एक बरनी है। अब मैं क्या करता हूं, उस बरनी के अंदर कुछ इतने इतने मोटे पत्थर मैं उसके अंदर भरता हूं, यहां तक के पूरे पत्थर उसके ऊपर के हिस्से तक आ जाते हैं। अब आप अगर जाहिरी तौर पर देखें तो थोड़े 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 पत्थर डालने के बाद वो बरनी पूरी तरह से भर चुकी है। और फिर मैं क्या करता हूं, उस बरनी के अंदर एकदम बारीक सी रेत मैं डालना शुरू कर देता हूं। तो वो रेत बरनी के अंदर जाएगी क्या? मोटे 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 पत्थर होंगे तो बीच में जगह बच जाती है, बच जाती है या नहीं? ये सुनो, मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है सबके? बोर हो रहा है किसी को? ओके, तो बरनी के अंदर छोटी 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 जगह बच जाती है ना, तो क्या होगा, उस बड़े पत्थरों के बीच में जो चीर बच चुके हैं, बारीक रेती उसके अंदर चली जाएगी और उसके बाद भी क्या होगा, बरनी पूरी तरह से भर जाएगी। तो ये जो बड़े पत्थर हैं, ये वो चीजें हैं, वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अपने जिंदगी में करने हैं। और जो रेती है, ये उसके अलावा जो एंटरटेनमेंट वाली चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जो आपको करने हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो अगर मैं पहले क्या करता हूं, पत्थर भरता हूं और उसके बाद ऊपर से रेत डालता हूं, तो रेत क्या कर लेगी, उन पत्थरों के बीच अपनी जगह बना लेगी। मगर मैं अगर इसका उल्टा मैं करूं, अगर मैं सबसे पहले क्या करूं, मैं बरनी के अंदर पूरी रेत भर दूं और उसके बाद फिर मैं उसके अंदर पत्थर डालने की कोशिश करूं, तो पत्थर अंदर जाएंगे क्या? क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अब उसके अंदर जगह नहीं बची। तो इसी तरह से हमें भी अपने जिंदगी को, यानी जो वो जिंदगी, वो बरनी क्या है, वो हमारी जिंदगी है। तो हमें भी क्या करना है, पहले जो जरूरी चीजें हैं पहले उनको सीखना है, उनको अपने जिंदगी के अमल में लाना है, और उसके बाद जो एंटरटेनिंग की चीजें हैं उसके बाद भी वो चीजों के लिए जगह बच जाएगी। तो क्या होगा, बरनी सही मायने में भर जाएगी। अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया, तो अहम चीजों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो दोस्तों, ये चीजें कब होती है, आज आपके पास जो उम्र है ना, अगर आप इसको जाया करोगे ना, तो एक शायर ने बहुत खूब कहा है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अगर इस वक्त को अगर आप सही अंदाज में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पूरी जिंदगी फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज इस वक्त को सही अंदाज में आप अगर उसको यूज करेंगे तो आगे उसका खामियाजा आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, मेरा दूसरा पॉइंट अभी है, मैं पॉइंट टू पॉइंट में लेकर आया हूं। देखो, आपको मेरे सामने यहां पे एक नोटबुक दिख रही होगी। एक अच्छे स्पीकर की अलामत होती है कि मैं बगैर नोटबुक के भी मैं 5-6 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ में गुफ्तगू कर सकता हूं, मगर क्योंकि आपका वक्त भी कीमती है,
सर का वक्त भी यहाँ कीमती है, सर तो दिल्ली से यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए जितना वक्त मुझे मिला है मैं पॉइंट टू पॉइंट उतनी ही बातें करूंगा जो मैं खास तौर पे करने यहाँ पर आया हूँ, जिससे आपका भी वक्त सही इस्तेमाल होगा और मेरा भी वक्त सही इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों फिर क्या होगा, अभी मैं जिस तरह से आपको माइंडसेट की बात बताई, अक्सर क्या होता है एक उम्र में आने के बाद बच्चों का माइंडसेट भटकना शुरू होता है कि बच्चे क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट को ज्यादा वक्त देते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको कम वक्त देते हैं। क्यों? क्योंकि आज आप जो चीजें पढ़ रहे हो, अगर किसी बच्चे को मैं पूछूं 8th स्टैंडर्ड के अंदर कि पढ़ाई तुम क्यों कर रहे हो, उसको उसका इतना इल्म नहीं होता कि आगे चल के उसकी जिंदगी में उस पढ़ाई का क्या यूज होने वाला है। तो अक्सर क्या होता है, इन चीजों में इंसान क्या होता है, भटकना शुरू होता है। दोस्तों मैं आपको माइंड के बारे में कुछ बातें बताता हूं, जैसा भी सर ने बताया कि मैं एनएलपी, जिसको हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, उसका तारुफ ऑलरेडी यहां पे हो चुका है। इसके अंदर क्या पढ़ाया जाता है कि आपका जो दिमाग है, आपका जो जहन है, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। आपके जहन के अंदर जो हमारे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे उनको पता है कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पता है आप में से किसी को? हमारे ब्रेन के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, पता है? सेल, न्यूरॉन्स। किसने बोला? माशाल्लाह, एक बार तालियां बजाइए उनके लिए। अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है, आपके मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड होता है ना, पता है सबको, इतना रैम है, इतना स्टोरेज है मोबाइल के अंदर। तो उसी तरह से अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स रखे हैं, न्यूरॉन्स बनाए हैं। एक इंसान के दिमाग के अंदर 14 लाख करोड़ गीगाबाइट्स इतनी मेमोरी स्टोर करके रख सके, इतने न्यूरॉन्स होते हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पे कहूं तो एक इंसान के दिमाग के अंदर, आपको पता है गूगल पे कितनी चीजें मिलती है? तो गूगल का एक जगह सर्वर भी है जहां पे वो सब चीजें स्टोर करके रखी हुई है। तो गूगल के सर्वर के अंदर जितनी चीजें स्टोर करके रखी हुई है ना, उतनी एक इंसान का दिमाग अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। इतना बड़ा इंसान को अल्लाह ताला ने दिमाग अता किया है। तो उसके बाद भी हमारे बच्चों को फिर हमारा छोटा सा सिलेबस याद क्यों नहीं रहता? ये भी तो सोचने वाली बात है। इसकी वजह यह है कि हमारे बच्चों को पता नहीं है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों दिमाग के बारे में एक और बात मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह ताला ने कुछ चीजें हमारे बस में रखी हैं और कुछ चीजें हमारे बस में नहीं रखी। मिसाल के तौर पे आप अपने हाथ को ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपने मर्जी से कर सकते हैं, यस यस। आप अपने पैरों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, यस। आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना ये आपके कंट्रोल में है, यस। आपको क्या सुनना है, कान में उंगलियां डाल दे तो कुछ वक्त के लिए बंद कर सकते हैं, यस। मगर क्या आपका दिल किस तरह से धड़केगा ये आप प्लान करते हो? काम तो वो आपका दिल जो आपके दिमाग के कंट्रोल में है ना, या आपके किडनी है, आपका एब्डोमेन है, आपके जिस्म के जो अंदरूनी आज़ा है, जो पूरे जिस्म में ब्लड घूम रहा है। एक इंसान के जिस्म के अगर हम आंत निकालें, आंत, और उसको एक लाइन से अगर हम बनाएं तो वो दुनिया का पूरा एक चक्कर लगा सकती है। एक नहीं बल्कि कई ज्यादा चक्कर लगा सकती है। इतने आंत एक इंसान के जिस्म के अंदर है। तो वो भी तो अपने आप काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्या उसको? नहीं। तो ये क्या होता है, ये कुछ चीजें ऐसे हैं, उसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। क्या कहते हैं? सबकॉन्शियस माइंड, जो अपने आप चल रहा है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में है, कुछ हद तक हमारे कंट्रोल से बाहर है। कुछ चीजें कैसी है, हमारे कंट्रोल में है और हमारे कंट्रोल से बाहर है। मिसाल के तौर पे आप जब अपने पलके झपकाते हो, कुछ मिनट के लिए हम कंट्रोल कर सकते हैं, यस और नो, हाँ या ना? मुझे सिर्फ लड़कियों की आवाज आ रही है, आपके इसमें तो वो 1/4 ही है। आप सब लोग क्या कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है मुझे। मैंने बोला ना मैं मोनोलॉग नहीं करूंगा, मैं आप सभी के साथ बात करूंगा, इंटरेक्ट करूंगा। किसी को बीच में मुझसे सवाल भी पूछना है तो मैं जवाब देने के लिए भी तैयार हूं। आई एम ओपन फॉर एवरीवन ओवर हियर, ओके? तो आपका भी आवाज मुझे आना चाहिए। मैं सोने नहीं दूंगा किसी को, और जब तक आप लोग बोलते रहेंगे तब तक आप लोग जागते रहेंगे, वरना पता चला मैं तो बोल ही रहा हूं और आप लोग सो गए अपने जगह पर। तो बोलेंगे आप लोग भी, ओके? सो मैं ये बता रहा था कि हमारे पल के कुछ वक्त तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, यस और नो? कुछ वक्त तक कंट्रोल कर सकते हैं, मगर एक वक्त के बाद क्या होगा, वो कंट्रोल चला जाएगा। वो कंट्रोल क्या होगा? चला जाएगा, कि फिर अपने आप आपकी पलकें झपक ही जाएंगी, हाँ या ना? इसी तरह से जो हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन है ना, ये एक एक न्यूरॉन जिंदा है और वो एक एक न्यूरॉन की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मिसाल के तौर पे अगर ये किसी का अगर हम एक ब्रेन कंसिडर करें, ये पूरे इस हॉल को, इस मैदान को, तो आप सब उसका एक एक न्यूरॉन है, और आप सबका भी अपना अपना एक ब्रेन है। और इस पूरे एक प्रोग्राम का भी एक हमारा एक यहां से एक ब्रेन बन के निकलेगा, यानी हम किसी एक मकसद के लिए जमा हुए हैं, यस और नो?
तो ये सब चीजें जो है जब इंसान के माइंडसेट कंट्रोल में होता है, तो अब यहां पे इंसान को यह तय करना है कि मैं अपने माइंडसेट को क्या मैं कमांड्स दूंगा। अगर आज आप अपना एक अहद कर लोगे, एक चीज तय कर लोगे कि मुझे आज डॉक्टर बनना ही है, मैं 8th स्टैंडर्ड में हूं, 10th स्टैंडर्ड में हूं, मैं अपना एक गोल सेट करूंगा कि मुझे क्या करना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है, मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, मुझे इस प्रोफेशन के अंदर जाना है। जब आप अपना एक गोल सेट करते हो तो उस रास्ते पे चलना आपको आसान होता है। वरना आज तक क्या आप किसी ऐसे सफर पर निकले हो, रोड के ऊपर किसी ऐसे सफर पर निकले हो जिसकी मंजिलें आपको पता नहीं है? पहले हम मंजिल तय करते हैं, फिर सफर की शुरुआत करते हैं, ये सुनो। मगर हमारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें मंजिल नहीं पता, बस सफर किए ही जा रहे हैं। और जब किसी सफर की मंजिल ही नहीं पता तो आप उसके अंदर आपका माइंडसेट डेवलप कैसे करोगे? जब किसी को पता है मुझे डॉक्टर बनना है, ये डॉक्टर बनने के लिए मुझे 10th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स लाने होंगे, मुझे 12th स्टैंडर्ड में मुझे अच्छे मार्क्स लाने होंगे, मुझे नीट की प्रिपरेशन करना होगा, नीट में मुझे 600 प्लस मार्क्स लाने होंगे, तब जाके मैं एक अच्छा डॉक्टर बन सकता हूं। जब ये विजन, ये गोल उसके आंखों के सामने होगा, तब इंसान क्या कर पाएगा, उस रास्ते पे वो चल पाएगा। मगर हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो हम या तो उस तरह से मेहनत नहीं करते, या अपने आप से हम क्या करते हैं, डरते हैं। बार बार मार्क्स कम आ रहे हैं, बार बार मेहनत करने के बाद कुछ बच्चे डर जाते हैं। बच्चों को कभी डरना नहीं है, सोसाइटी के प्रेशर के ऊपर तो कभी भी डरना नहीं है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक जो दोस्त था वो बहुत दुबला पतला था, और दूसरा जो दोस्त था वो थोड़ा सा तबीयत से मोटा था। एक क्या था, दुबला पतला था, दूसरा जरा तबीयत से थोड़ा मोटा था। वो क्या करते हैं, खेलते खेलते, एक कम उम्र के 10-15 साल के आप कंसिडर कर सकते हो, टीन एज के बच्चे, तो वो खेलते खेलते क्या होता है, वो शहर के थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं। और बाहर जाने के बाद जो पूरा आपने देहात में देखा होगा ना, बावड़ी बनी हुई होती है, बकेट डाल के उसके अंदर से जो पानी निकालते हैं, तो उस तरह की एक बावड़ी के पास वो खेलते खेलते जो तबीयत से जो मोटा बच्चा होता है, वो मोटा बच्चा गलती से क्या होता है, इस बावड़ी के अंदर गिर जाता है। अब वो चिल्लाता है, आवाज लगाता है कि कोई बचाओ कोई बचाओ, मगर शहर के बाहर वो बावड़ी होने की वजह से वहां कोई नहीं होता। तो जो तबीयत से जो दुबला पतला बच्चा होता है, वो क्या करता है, अपने आसपास देखता है कि दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। तो अब क्या करें, वो एकदम हैबत में आ जाता है कि अब करे क्या। तभी उसको वो बकेट जो होती है, जिसको रस्सी बांधी हुई होती है, उसको वो बकेट नजर आती है। वो दुबला पतला बच्चा क्या करता है, फौरन वो बकेट अपने मोटे जो दोस्त है उसके पास फेंक देता है नीचे, और उस बकेट से वो जो अंदर जो तबीयत से मजबूत बच्चा था वो उसकी रस्सी को पकड़ लेता है, और वो दुबला पतला बच्चा उसको खींच के बाहर निकालता है। उसको क्या करता है, खींच के बाहर निकालता है। मैं जानता हूं सबके चेहरे कंफ्यूज हो गए। क्यों कंफ्यूज हो गए भाई? एक दुबला पतला बच्चा वो मोटे बच्चे को कैसे बाहर खींच के निकालेगा? ये तो दुनिया के ज़ाब्ते में नहीं बैठता। ऐसा ही कुछ हाल उनके साथ हुआ जब वो बच्चे गांव में वापस लौट कर आए, और जब उन्होंने अपने आसपास के लोगों को बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ, किसी ने उन पर यकीन नहीं किया। जैसे आपने भी मेरे कहानी पर यकीन नहीं किया, उनका भी कुछ ऐसे ही हुआ कि ये ऐसे कैसे हो गया, एक ये इतना दुबला पतला बच्चा, ये इस इतने मोटे बच्चे को, इतने भारी बच्चे को उसने कैसे खींच कर निकाला। तो फिर उस गांव के एक बुजुर्ग वहां पर थे जो ये सारी बात सुन रहे थे। उन बुजुर्ग ने कहा कि आप यूं हैरान क्यों हो रहे हो, इसमें ऐसी हैरान होने वाली क्या बात है? तो लोगों ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, ये बच्चा इतना दुबला पतला है, ये बच्चा इतना मोटा है, भला ये दुबला पतला बच्चा इस मोटे बच्चे को बाहर कैसे निकाल सकता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तब उस बुजुर्ग इंसान ने, जो अपनी जिंदगी अपने नॉलेज के जो तजुर्बे से थे, उस बुजुर्ग इंसान ने कहा कि देखो, जब इस बच्चे ने अपने आसपास देखा, उसको यह बात समझ में आ गई कि उसकी मदद करने वाला यहां पर कोई भी नहीं है। तो उसने जो अपनी ताकत थी, जो अपनी हिम्मत थी, और जो बेशक उसकी दुआएं भी थी, उसने क्या किया, अल्लाह से, जो इंसान ईमान वाले की ये खुसूसियत होती है कि वो अल्लाह से मांगता है और उसके बाद वो कोशिश में लग जाता है। तो उस बच्चे ने क्या किया, पहले अल्लाह से मांगा होगा, और उसके बाद उसने वो रस्सी पानी के अंदर फेंक दी और उसने उसको खींच कर निकाला। और जब वो बच्चा वो रस्सी पानी के अंदर फेंक रहा था, उस वक्त वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था उसे यह बताने वाला कि यह काम तू नहीं कर सकता। उस जगह पे कोई भी मौजूद नहीं था उसे यह बताने वाला कि यह काम तू नहीं कर सकता। उस बच्चे ने अल्लाह से दुआ की, उसने अपनी मेहनत की, अल्लाह ने उसको कामयाबी अदा की। दोस्तों, कामयाबी के यही दो राज है कि आप क्या करो, सबसे पहले अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, और उसके बाद अपने काम में जुड़ जाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आपको कुरान की वो आयत पता होगी, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसका इंग्लिश तर्जुमा ये है कि इफ यू आर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर। अगर तुम शुक्रगुजार हो तो मैं आपको बहुत दूंगा। मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊं,
अगर किसी बच्चे को पढ़ाई में तकलीफ हो रही है, किसी बच्चे को कुछ मैथ्स के सब्जेक्ट्स याद नहीं रह रहे, तो आप क्या करना पता है? बहुत आसान है। आपको जितना पढ़ना मुश्किल हो रहा है ना, उतना ज्यादा अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाओ। जितना इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार बनता है ना, अल्लाह ताला उतने उसके लिए रास्ते खोलता है। तो मेरे दोस्तों, अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना। आप अभी 10th स्टैंडर्ड में जो होंगे, जो 12th स्टैंडर्ड में जा रहे होंगे, और आपके पॉजिटिव माइंडसेट को एक तरह से तराशने के लिए आपके शहर में एक बहुत ही काबिल शख्सियत यहां पर आ चुकी है, जो इंशाल्लाह आने वाले 30 दिनों में जो स्किल्स आपको चाहिए वो बेशक वो आपको सिखाएंगे। और मैं कुछ 3-4 पॉइंट्स में आपके सामने रखूंगा कि एक्शन प्लान आपका क्या होना चाहिए, और उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ठीक है? तो मैं अपने तीसरे और आखिरी टॉपिक की तरफ मैं बढ़ता हूं कि आपका माइंडसेट और आपकी जो पढ़ाई की जो ये मेथड्स है, ये पॉजिटिव होने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, एक टाइम टेबल के साथ उस काम को करना है। सबसे बड़ा अमल यही है कि अगर आपको जिंदगी में कुछ अचीव करना है ना, तो सबसे पहले अपने काम को शेड्यूल करो। दोस्तों, डेली शेड्यूल करने के लिए अल्लाह ताला ने 5 वक्त की हमको नमाजें दी है। हमारी नमाजें कितना प्रॉम्प्ट वक्त पे चालू होती है हम सब जानते हैं। नमाज जिस तरह से अपने मुकर्रर वक्त पर होती है, तो अल्लाह ताला इससे हमको एक क्या सबक दे रहे हैं कि हमको क्या करना है, अपने जिंदगी में स्केड्यूल को उतना लेकर आना है। आपको पता है, मुझे पता है, आप में से कई बच्चे, आपने साल जैसे ही शुरू होता है, अब नया साल शुरू होने वाला है, एक टाइम टेबल बनाएंगे। सुबह मैं 9 बजे उठूंगा, 9:30 बजे तक टीवी देखूंगा, 10 बजे फिर मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, 10:30 बजे ब्रेक लूंगा, 11:45 से स्टडी करूंगा। ऐसा पूरा दिन भर का टाइम टेबल बना होता है। हमने भी बनाया हुआ है, मैंने भी बनाया हुआ था, सर ने भी बनाया हुआ होगा। अमल कितने लोग करते हैं इस पे? मैंने अपने हर साल ये टाइम टेबल बनाया था स्कूल में, अल्हम्दुलिल्लाह कभी अमल नहीं किया। तो ये चीजें होती है, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। आज अगर ये स्केड्यूल को बनाएंगे, इस चीजों को ये करेंगे, तो आज जो आपके आइडियल्स हैं, इनसे कई ऊपर अल्लाह ताला आपको पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना शेड्यूल बनाना है। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, उनका टाइम टेबल इतना प्रॉम्प्ट था, आज से 100 साल, 125 साल पहले की आप बात इसको कह सकते हैं, कि उनका टाइम टेबल इतना प्रॉम्प्ट था कि एक मरतबा क्या हुआ, कई हजार मील का सफर तय करके उनके उस्ताद उनको मिलने आए। कई हजार मील का सफर तय करके जब उनके उस्ताद उनको मिलने आए, उस जमाने में ट्रेन्स, प्लेन्स नहीं हुआ करती थी, कई दिनों के सफर करने पड़ते थे, कभी धूप में, कभी सर्दी में। उतना मशक्कत करके जब उस्ताद हजारों मील का सफर करके उनके पास आए हैं, उनके पास आने के बाद उन उस्ताद को उनके शागिर्द ने कहा, जो हमारे मुल्क के बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, उन्होंने कहा कि उस्ताद जी, ये वक्त मेरा लिखने का है, जो मैं अपना जो किताब लिखता हूं या जो भी उनका राइटिंग वर्क होता है, ये मेरा वक्त लिखने का वक्त है, तो मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए, मैं लिखूं या मैं आपके खिदमत में बैठ जाऊं। उस्ताद भी उन्हीं के उस्ताद थे, तो उन्होंने कहा कि आप क्या करो, आप पहले अपना लिखना मुकम्मल करो, फिर मेरे पास आना। तो वो अल्लाह वाले पहले गए, उन्होंने सिर्फ 2 लाइन लिखी। कितनी लाइन? सिर्फ 2 लाइन लिखी, और अपने उस्ताद के पास वापस आकर बैठ गए। मगर अपने शेड्यूल को उन्होंने क्या किया, डिस्टर्ब नहीं किया। तो दोस्तों, अपना शेड्यूल सबसे पहले, अगर आपको डेफिनेटली अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है ना, तो सबसे पहले आप क्या करो, अपना शेड्यूल बनाओ। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि हर दिन मुझे कितना डेली गोल, मुझे क्या करना है, आपको वो सेट करना है। कैसे सेट करना है? अगर आप सुबह उठ के अपना पूरा सिलेबस की किताबें अपने टेबल पर रखकर बैठोगे ना, तो आपको समझ में आएगा, ओ साइंस के 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं, मैथमेटिक्स के 15 चैप्टर पढ़ने हैं, इसके इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, टोटल 100 से ज्यादा चैप्टर पढ़ने हैं, मेरा कुछ नहीं होगा, ये मुझे याद नहीं होगा। इंसान का माइंडसेट इसी तरह काम करता है। तो अगर आप पूरा सिलेबस लेके बैठोगे तो आपको कभी याद नहीं होगा, कभी मुकम्मल नहीं होगा। फोन नंबर याद है आपको? कोई मुझे एक फोन नंबर बोलो, आप में से कोई एक फोन नंबर बोलिए सर, रैंडम बोलिए सर। 8888 ओके, आप एक हिंदी में फोन नंबर बोलिए सर। अच्छा ठीक है, चलो चलो आप बोल दो, बच्चे को नाराज नहीं करूंगा। बोल दो बेटा, बोल दो एक बार। हाँ तुम ही बोल दो। 99, बच्चे ने कुछ क्या बोला, 99 11 23। अभी ये नंबर हमने कैसे याद रखे? 2 के डिजिट में याद रखे ना हमने। किसी ने आपको बताया आपका माइंड कैसा काम कर रहा है? क्या हम ऐसे याद रखते हैं 90 करोड़ 87,56,313? ऐसे तो हम फोन नंबर याद नहीं रखते। क्यों? क्योंकि जब एक बड़ा नंबर हमारे ब्रेन के सामने होता है ना, तो हमारा ब्रेन उसको डिफिकल्ट टास्क के तौर पे लेता है,
और जब छोटी 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 चीजें हमारे सामने होती है तो हम उसको इजी टास्क में लेते हैं। तो हम सबकॉन्शियसली जब हम कोई नंबर याद करते हैं तो क्या करते हैं, दो 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 के डिजिट में याद करते हैं, या इवन आसान जब इंग्लिश में याद करते हैं तो वन वन डिजिट में याद करते हैं, 9820342898 ऐसे याद करते हैं, राइट। ये छोटा 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 नंबर हमारे ब्रेन के लिए क्या होता है, हमारे ब्रेन को सबकॉन्शियसली लगता है कि ये आसान चीज है। तो क्या करना, जब आपको पढ़ाई करनी है ना, एक दिन का टारगेट, मुझे एक चैप्टर पढ़ना है, मुझे एक सबक पढ़ना है, मुझे एक मैथमेटिक्स का आज टॉपिक पूरा करना है, उतना ही करना, उतना ही डेस्क पे रखना, उतना ही काम करना। समझ में आ रहा है सबके? तो दूसरी चीज क्या है, हमें डेली हमारे गोल्स ये करने हैं। और तीसरा है कि जो चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, सबसे पहले उसका शेड्यूल बनाइए। आज ही घर जाओ, अपना अपना मोबाइल खोलो, मोबाइल के सेटिंग के अंदर स्क्रीन टाइम लिखा हुआ होता है। क्या होता है? स्क्रीन टाइम। देखना कितने घंटे आपने मोबाइल पे गुजारे और कितने गुजारने चाहिए थे। सबसे पहले इस डिस्ट्रैक्शन को कम करो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्ट्रैक्शन किल्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी क्या? जो हम ध्यान लगाते हैं किसी भी चीज को पढ़ने, समझने और हमारे जहन में बिठाने के लिए, तो डिस्ट्रैक्शन किल्स कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है। आज ऐसे ऐसे डिस्ट्रैक्शन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है। बीच में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, अभी स्नैपचैट, पता नहीं कितने लोग स्नैपचैट यूज करते हैं यहां पे, ईमानदारी से, मम्मी पापा की कसम, हाथ ऊपर करो। कितने लोग स्नैपचैट यूज करते हैं? कितने लोग स्ट्रीक मेंटेन करते हैं? कितने लोग करते हैं? स्ट्रीक मेंटेन करनी है। बीच में मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे फोन किया कि सर स्ट्रीक मेंटेन करते हैं। बोले स्ट्रीक क्या होता है? मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो मैं हूं, ऐसा नहीं, हम भी 90s किड्स है, आमतौर पे टेक्नोलॉजी हमसे ही शुरू हुई है। तो मैंने पूछा स्ट्रीक होता क्या है, मतलब जेन्युइनली जानने के लिए। बोले सर आज आप मेरे को एक फोटो भेजेंगे, कल मैं आपको एक फोटो भेजूंगा, एक दिन में एक फोटो शेयर करनी है। मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह, तो फिर इसका फायदा क्या है? नहीं पता। तो फिर मेंटेन क्यों करनी है? नहीं पता। जब किसी चीज का आपको फायदा ही पता नहीं तो करना क्यों है वो? आपको पता है अल्लाह ताला कभी ऐसे चीजों को पसंद नहीं करते जो सिर्फ और सिर्फ आपका वक्त जाया कर रही है, चाहे उसमें बहुत सारी तफसील है, उलमा इकराम में आपको उसमें बता देंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है कि हमें क्या करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, हमें इमोशंस अपने जिंदा करने हैं। क्या जिंदा करने हैं? इमोशंस। इमोशंस किसे कहते हैं? देखो अभी मैं आपके सामने एक तकरीर कर रहा हूं, मेरे बाद सर तकरीर करेंगे और इससे आपके अंदर एक मोटिवेशन आपको फील होगा। आपको ऐसे लगेगा मेरी तो बात चलो मुख्तसर है, जब सर की बात होगी आपको ऐसे लगेगा बस कुछ नहीं, अब इस 30 दिनों के बाद बस हम चांद तारे ही तोड़कर लेकर आएंगे, बस इतने काबिल हम हो जाएंगे। मगर फिर क्या होगा पता है? 3-4 दिन के बाद आपको यकीन आने शुरू होगा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं जहां हूं वहीं रहूंगा। ये प्रॉब्लम नहीं होना। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन क्या करता है पता है? कुछ वक्त के लिए काम करता है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन से क्या होता है, कोई तकरीर कर रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, तो वो कुछ वक्त के लिए आपके विल पावर को वो बढ़ाता है। किस चीज को बढ़ाता है? आपके विल पावर को। मगर जब आप अपने मोटिवेशन को अपने जज्बात से कनेक्ट करते हो, जज्बात क्या है? मिसाल के तौर पर आपने अक्सर पेपर में पढ़ा होगा, एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा IAS ऑफिसर बन गया, पढ़ा है आपने? एक मजदूर का बेटा डॉक्टर बन गया। ऐसे क्यों होता है? मतलब ऐसे नहीं है कि अमीरों के बच्चे नहीं बनते, मगर इन बच्चों की तादाद आपको ज्यादा देखने क्यों मिलती है? क्योंकि बचपन से इन बच्चों ने अपने माँ बाप की तकलीफें, किस हालात में अपने माँ बाप ने इन चीजों को, इस वक्त को गुजारा है, किस तरीके से उन्होंने पाई पाई जोड़कर इस काबिल बनाया मुझे, या मुझे ऐसे स्कूल या कॉलेज में दाखिला दिया कि जहां पे आपको वो तालीम मिल सके जिससे आपका एक बेहतर मुस्तकबिल बन सके और जिस वजह से आपकी जिंदगी में वो तकलीफ ना आए जो उन्होंने अपनी जिंदगी में गुजारी है। मेरे दोस्तों, आप अगर आज स्कूल में जा रहे हो ना, तो आपके माँ बाप ने उसकी फीस भरी है। आप एकेडमीज में पढ़ रहे हो, आपके माँ बाप ने उसकी फीस भरी है। तो आपके माँ बाप के तरफ जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उसमें से एक अहम जिम्मेदारी ये भी है कि मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन देके मैं पढ़ूं, क्योंकि ये मेरे बाबा ने उनकी हक हलाल की, उनकी मेहनत की कमाई लगाकर मुझे यहां पर लाकर बिठाया है। क्यों नहीं? जब आपके पास ये मोटिवेशन मिलेगा जो आपके इमोशंस से बनेगा। मेरे दोस्तों, आज अहद करो, क्योंकि हम एक तालुका प्लेस से बिलोंग करते हैं, मैं कंसीडर करके चलता हूं कि हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट। हर कोई मेहनत मशक्कत करके यहां आया है, हर किसी के माँ बाप मेहनत मशक्कत करके आपको यहां पर बिठा रहे हैं। एम आई राइट? यस और नो? तो आज ये अहद करना कि मेरे अब्बा ने, मेरे वालिद ने मुझे इतने मेहनत मशक्कत से एक साइकिल दिला कर दी, तो मैं आने वाले चंद सालों में मैं इतना काबिल बनूंगा कि अपने वालिद को मैं एक कार गिफ्ट करूंगा।
और उनके चेहरे पे मैं वो खुशी देखूंगा, वो खुशी के आंसू देखूंगा कि जब मेरे वालिद मुझे इस काबिल बनता देखेंगे। दोस्तों, इस तरह के इमोशंस जब आपके जनरेट हो जाएंगे ना, तो उस वक्त फिर आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या होगा, ये चीजें कब मुमकिन है, जब हर इंसान इमोशनली अपने आप को तैयार करेगा। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, वो किस लिए आए, किस काम के लिए आए, कि हर इंसान को वो कामयाब काबिल बना सके। किस काबिल, कि वो दुनिया में भी काबिल हो, आखिरत में भी काबिल हो, फिर दुनिया वल आखिरा, ये दोनों में उसकी कामयाबी हो सके। और दोस्तों, आपको पता होगा, आप अगर साहबा की जिंदगी उठाकर देखोगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठाकर देखोगे, तो उनकी जिंदगी में आपको अक्सर यह दिखाई देगा कि वो बड़ी बड़ी तकरीर नहीं करते थे। साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु की 1 घंटे 2 घंटे की तकरीर किताब में आपको कभी नहीं मिलेगी। 2 हफ्ते पहले मैं अरफात के पहाड़ के ऊपर गया था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे मौका दिया। वहां पे एक सुतून है, वहां बैठकर मैंने दुआ मांगी। मैं आपको वो बता रहा हूं कि उस सुतून के पास, जहां पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिंदगी का आखिरी खुतबा दिया, जिसको खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं। और हज्जतुल विदा, पूरे कायनात का आखिरी पैगंबर, जो अपने जमाने के नहीं है, पूरे कायनात के आखिरी पैगंबर है, वो आखिरी खुतबा दे रहे हैं। वो खुतबा है 10 मिनट का। आप यूट्यूब पर जाकर देखो कितने मिनट्स का है, 10 मिनट का। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मिनट में सारी बातें आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। और उसके अलावा उन्होंने जो एक जिंदगी गुजारी है, एक अखलाकी जिंदगी जो गुजारी है ना, जो एक्सेलेंसी पे थी, अपने एक्सेलेंसी पे, जिसने पूरे दुनिया पे एक इंपैक्ट क्रिएट किया। क्या इंपैक्ट क्रिएट किया, कि इस तरह की जिंदगी गुजारो, तुमको दोनों जहान में कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, हमें भी क्या करना है, हमें अपनी जिंदगी, आज हमें यह अहद करना है कि अपनी जिंदगी हम किस तरह की बनाएंगे, उस तरह की बनाएंगे कि आखिरत में अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी दे। और मैं आपको एक अल्लाह ताला का एक वादा बताता हूं। वो वादा बताकर, कहने को तो मैं फजर तक आपको बिठा के रख सकता हूं, मगर यहां पे क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, मेरे अलावा और लोग भी बात करने वाले हैं, इस वजह से मैं अपनी बात यहां पर मुख्तसर करता हूं, खत्म करता हूं। कुरान की एक आखिरी आयत मैं आपके सामने पेश करता हूं। यह सूरह नज्म की आयत है, गालिबन आयत नंबर 39 है, जिसका अरबी तलफ़ुज़ यह है, व अन्ना सअयहु सौफ युरा। यह अल्लाह ताला का आपको एक वादा है कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हम आपके कोशिशों के नतीजे आपको जरूर बेजरूर दिखा देंगे। किस चीज के नतीजे, आपके कोशिशों के। दुनिया आपको किस चीज पे जज करती है, रिजल्ट पे। किस चीज पे, रिजल्ट पे। कभी यह भी हो सकता है कि कोई बच्चे ने पूरे साल बेहतरीन मेहनत की थी, मगर लास्ट में एग्जाम के टाइम पे उसकी तबीयत खराब हो गई, किसी वजह से वो एग्जाम मिस कर गया और उसको मार्क्स अच्छे नहीं मिले, तो दुनिया तो उसको फेल ही बोलेगी। मगर अल्लाह ताला का निजाम बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि अल्लाह ताला आपके एक एक अमल को देख रहा है, आपके रग रग से वाकिफ है अल्लाह ताला। इसलिए अल्लाह ताला ने आपसे क्या वादा किया है, वह अन्ना सअयहु सौफ युरा, कि आपकी कोशिशों के नतीजे अल्लाह ताला जरूर जरूर दिखा देंगे। और अल्लाह ताला के इस वादे के साथ और इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अजान भी हो रही है। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। कोशिश कैसे करेंगे, अपने विल पावर से, इमोशंस से। उम्मीद किससे रखेंगे, अल्लाह से। रास्ता कैसे चुनेंगे, अपने एक्सपीरियंस से। और इसके बाद थोड़ा सा मुकद्दर भी तलाश कर। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मैं सभी ऑर्गेनाइजेशन का, आप सभी का यहाँ तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बात करने का मौका दिया। इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी अगर वर्कशॉप करने का भी मौका मिला, जैसे सर के प्लान है, तो तफसीली इन चीज़ों को एक्शन प्लान में कैसा लाया जाता है, ये भी हम जब जिक्र करेंगे, मैं सर को